स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 170 से आगे के क्वेश्चन। जैसा सभी लोग जानते हो, इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं पीजीटी फिजिक्स स्पेशल क्लासेस और टीजीटी साइंस के लिए कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन। तो 170 यानी 170 क्वेश्चंस तक लास्ट वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 171 से स्टार्ट करते हैं। आइए, तो 171 क्वेश्चन आपके सामने है। वे पदार्थ जो ब्रह्मांड में तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं उनको क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? तो आंसर पल्सार, क्वासार्स, नक्षत्र या तारे। ठीक है, तो इसमें जो अभी तक की रिसर्चेज हैं उसमें जो पाया गया है कि जो तीव्र रेडियो उत्सर्जन है वो क्वासार्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 है। निम्नलिखित में से किसमें ससंजन बल सर्वाधिक होता है? ससंजन बल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग करा दें कि एक समान पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसको ससंजक बल कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य में जो बल कार्य करता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा ऑप्शन में दे रखा है, द्रव है, ठोस है, गैस है या सभी में समान होता है। तो ससंजक बल जो क्वालिटी है ये ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस के अणु ही एक दूसरे को अच्छे प्रकार से कस के रखते हैं या उनके बीच में बल ये सर्वाधिक होता है। 173 पे आते हैं। निम्नलिखित में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उसके आधार पर अगर कहा जाए तो गुरुत्वाकर्षण है, आपका नाभिकीय है, ससंजन है और विद्युत स्थैतिक फोर्स है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे वीक फोर्स जो इस समय जो चार ऑप्शन है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ससंजक बल सबसे कम फोर्स है, सबसे दुर्बल बल है। वहीं बात करते हैं 174 के बारे में। तो एक सरल लोलक का दोलन काल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 8 गुनी कर दी जाए, लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, द ऑप्शन लंबाई 4 गुनी बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले सरल लोलक सभी जानते हो, एक लंबाई में ना बढ़ने वाले धागे के एक सिरे पर किसी ठोस गोले को बांध कर लटका दिया जाए तो यह व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। जैसे अगर इसका डायग्राम बनाए तो इस तरह से, और जैसे घड़ी का पेंडुलम, ठीक है ना, इसको एक साइड ले जाकर अगर आप छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी माध्य स्थिति में दोनों तरफ दोलन करने लगता है। तो इसका जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो है T = 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये आपका सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आवर्तकाल इसको आपको डबल करना है, ठीक है, तो डबल करने के लिए पोजीशन क्या होगी कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, आपका जी कांस्टेंट है, बची लंबाई यानी सरल लोलक की जो प्रभावकारी लेंथ या इफेक्टिव लेंथ जिसे कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई जो कही जाती है, कहाँ से कहते हैं, निलंबन बिंदु से लेकर गोलक के मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस को आप इसकी इफेक्टिव लेंथ या प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दोलन काल 2 गुना कर दिया, तो ये 2 गुना कब होगा? जब ये 2 पाई आपका कांस्टेंट हो गया, जी आपका कांस्टेंट हो गया। अगर 4 को एल के साथ में अगर 4 कर दिया जाए, ठीक है, 4 गुनी कर दिया जाए, तो यहाँ से 4 का अंडर रूट 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, जो आवर्तकाल था पहले से डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो लंबाई है पहले से कितनी कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका द ऑप्शन, लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए। 175 पर आते हैं। परिधि से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान। तो उसमें फॉर्मूला अगर देखा जाए तो जी स्मॉल जी दिस इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि आर ई पृथ्वी की त्रिज्या का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो जी का मान कम होगा। ठीक है, पृथ्वी की बात कीजिए तो पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार न होकर एक अंडाकार है, और इसकी जो रेडियस है यहाँ पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर इसकी चपटी है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसकी त्रिज्या कम होती है, ठीक है। तो त्रिज्या का मान जब कम होगा, जब ये वैल्यू घटाओगे तो इसका मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये देखिए कहाँ से किस ओर जा रहा है, तो परिधि से ध्रुव की ओर। तो परिधि आपकी ये है, ठीक है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रेडियस का मान कम होगा, जी का मान बढ़ेगा। ओके, तो इसमें आप सही लिखेंगे, जी का मान बढ़ता है। वहीं पर अगर क्वेश्चन होता कि ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ या परिधि की तरफ आ रहे हैं, तब वहाँ पर आप लगाएंगे घटता है। घटता घटता कितना हो जाएगा, शून्य नहीं होगा भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वर्णी प्रकाश तरंग का अर्थ है। एक वर्णी प्रकाश का मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है भाई, उसमें एक ही रंग का प्रकाश हो, उसमें कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। जैसे अगर श्वेत रंग की बात की जाए या सूर्य के प्रकाश की बात है तो उसमें कहा जाए कितने कलर होते हैं, अनंत कलर होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं आपको, विजिबल कलर, ठीक है ना, या हमें दृश्य प्रकाश जिसको कहते हैं, BIVGYUR। तो उसमें जो सातों रंग हैं वो हमको विजिबल होते हैं। तो अब उन सातों रंगों का अलग अलग मेंशन किया जाए तो उसमें किसी पर्टिकुलर एक रंग का जो प्रकाश होगा केवल लाल ही लाल होगा, उसमें विवग्योर नहीं होगा, केवल विवग्योर होगा, येलो नहीं होगा, ठीक है ना। तो केवल एक ही प्रकार का उसमें रंग होना चाहिए, समान रंग होना चाहिए। तो उसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका आपका है आपका समान रंग का किरण पुंज होना चाहिए, एक ही समान रंग का होना चाहिए। 177 पे आते हैं। निम्नलिखित में प्रतिरोधकता का विलोम क्या होता है? प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी का विलोम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं चालकता, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता यही है, नहीं होगा, वोल्टता से कोई मतलब नहीं, विभव नहीं होता। तो उसका जो सही ऑप्शन है प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता। 178 निम्नलिखित में से किस कारण सावन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है?
देखिए एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं या साइंस के जो क्वेश्चंस हैं ये केवल पीजीटी या टीजीटी के लेवल तक ही हैं। ये किसी भी साइंस कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। किसी भी कंपटीशन में जहाँ भी साइंस की बात चलेगी, इन क्वेश्चनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, या आप कह लीजिए कि इन क्वेश्चंस के बिना कोई भी साइंस का पेपर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, तो मेरी यही है कि जितने भी साइंस के कंपटीटर हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, वो एग्जामिनेशन में जाने से पहले इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। आप अगर थोड़ा भी किसी के बारे में अच्छा सोचने की इच्छा रखते हो तो कोशिश कीजिए ये वीडियो उन तक पहुँचाइए, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आगे आपकी इच्छा। ओके, नाउ 178 निम्नलिखित में से किस कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है? तो रंगीन दिखाई देने का कारण इसमें व्यतिकरण, अपकिरण, अपवर्तन या परावर्तन के कारण। ठीक है, तो उसमें जो इंटरफेरेंस है उसके कारण जो प्रकाश का रंग है, वो सॉरी साबुन का बुलबुला जो है वो रंगीन कलरफुल दिखाई देता है। देखा होगा कभी कभी बच्चे झाग बना लेते हैं, ठीक है, झाग के बुलबुले बनाते हैं, साबुन की झाग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर आप कई सारे कलर उसमें तैरते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वो उसका कारण क्या होता है? व्यतिकरण के कारण इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसमान नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए, सूर्य का प्रकाश नीला होता है, वायुमंडल छोटे तरंगों का प्रकीर्णन बड़े तरंगों की अपेक्षा अधिक होता है, वायुमंडल में नीले रंग की गैसें होती हैं, आंखें नीले रंग को जल्दी देख लेती हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भी छोटा नहीं होता, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत कीजिएगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। किसी भी क्वेश्चन को छोटा मत मानिएगा, कहते हैं ना, तो दुश्मन को कभी भी छोटा आंकना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज करने की। तो इसमें वायुमंडल प्रकाश का प्रकीर्णन बड़े तरंगों की अपेक्षा अधिक करता है। ठीक है ना, तो उसमें जो नीले रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी कलर का भी होता है। ठीक है, तो उसके कारण आपको जो नीला रंग है वो आपको अधिक मात्रा में दिखाई देता है। आसमान का रंग अगर वास्तव में देखा जाए तो कैसा है? ब्लैक है, काला है। 180 पे आते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अधिक लाल होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी आपका जो सही ऑप्शन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कहीं बुलबुला मत समझ लीजिएगा, ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण को मत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के रूम के अंदर आपके दिमाग के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट बंदा हो, कितना भी एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट का, कितनी भी महारत रखता हो, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में सही आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न पर आते हैं। 181 है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश के समय भारहीनता, ठीक है, के अनुभव का कारण क्या होता है? क्या जड़त्व होता है, गुरुत्व बल होता है, त्वरण होता है, या शून्य गुरुत्व होता है? तो शून्य गुरुत्व इसमें सही आंसर है, द शून्य गुरुत्व। नेक्स्ट है, पानी में प्रकाश का वेग है लगभग कितना होता है? तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, उसमें फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, V = C/N का। ठीक है, सभी लोग जो भी फिजिक्स वाले हैं उसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। सी जहाँ पर प्रकाश की चाल होती है, V माध्यम में प्रकाश की चाल है, और N जल का अपवर्तनांक। इसमें N जल का अपवर्तनांक नहीं दे रखा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे अपवर्तनांक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। जल के प्रकाश की बात की जाए तो ये हम बात कर रहे हैं ANW के बारे में, विद रेस्पेक्ट टू एयर। जल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, 4/3। 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 9/4 होगा। 9/4 9/4 इंटू 10⁴, मतलब 4 का 9 में अगर भाग लगाएंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 2.25। ठीक है ना, और 2.25 जो ऑप्शन आ रहा है आपका, आ रहा है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक कॉमन सेंस की बात यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि सभी की वैल्यू यहाँ 3 × 10⁸ दे रखी है, दा का 3 × 10⁻12 दे रखी है, 4 × 10⁸ है, तो ये लगभग तो निर्वात के लिए है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, सा और दा वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस आप यूज़ करेंगे तो उसका आंसर सही पाएंगे, तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, प्रकाश एक तरंगति है, के उत्पन्न होने का कारण, उसके उत्पन्न होने का कारण पूछ रहा है भाई। ठीक है, व्यतिकरण नहीं है, कोई कारण नहीं है, अपवर्तन नहीं, परावर्तन है, इसमें से कोई इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूरक रंग के बारे में है, तो 184 देखिए, मुझे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों के बाकी हैं, एग्जाम निकट है। ठीक है, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बोलने पड़ते हैं, और आप लोगों का थोड़ा, जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने कहा था, सुस्ती दिखाई दे रही है, जितने व्यूज़ होने चाहिए उतने व्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे, तो आप लोगों से फिर से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखें। ठीक है, उसको सेंड करें। तो पीले रंग का पूरक रंग जो होता है वो होता है ग्रीन होता है भाई, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर होता है पीले रंग का पूरक रंग। 185 में आए, ध्वनि का गमन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन लोहा, निर्वात, तांबा और जल। तो उसमें ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, ठोस के बाद आपका द्रव, द्रव के बाद गैस। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जल है, सर्वाधिक तीव्र गति इसमें गमन किस में होगा? लोहे में होगा। मनुष्य के कान की श्रव्यता सीमा, यानी आपकी श्रव्य, ठीक है, श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो सभी लोग ध्यान करें, 20 से 20 हज़ार हर्ट्स होती है, या साइकिल पर सेकंड कह लीजिए, हर्ट्स आवृत्ति का मात्रक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 187 पे आता है निम्नलिखित में से हीरा क्या है। हीरा को विद्युत रोधी कहा जाए, सुचालक कहा जाए, अर्धचालक कहा जाए तो अतिचालक या अतिचालक कहा जाए। दो ऑप्शन नाम है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आ विद्युत रोधी। हीरा एक इंसुलेटर है, विद्युत रोधी पदार्थ के लिए जाना जाता है। 188 क्वेश्चन पर आते हैं नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला मंदक क्या है, मॉडरेटर। ठीक है, तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लोहा, निकल, प्लेटिनम और ग्रेफाइट में से आप सिलेक्शन करेंगे किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है वो मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, करते हैं। ठीक है ना। 189 पे देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो परम शून्य ताप पर बोल रहे हैं तो C/5 आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे F-32/9 भाई। ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। परम शून्य ताप के लिए कह रहा है तो अगर डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो इसी को आप लिख दें। मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पे जगह की बचत के लिए यहीं लिख देता हूँ। ये आपको डिग्री सेल्सियस की जगह पर लिखेंगे 273। तो 273 आपका हुआ डिग्री सेल्सियस के -273। पहले 5 का आप डिवाइड करेंगे तो 5 का जब डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू लगभग आपके पास आएगी 54.6 आएगा। ठीक है ना। 5 5 जो 25 ये आएगा आपके पास में 54.6 आएगा। ठीक है। और एफ और फिर ये वैल्यू इसके बराबर है यानी F-32/9। अब क्या कीजिए 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 54.6 मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में और इक्वल में आपके चल ही रहा है F-32। तो जब आप 54 में 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपके पास में आएगी माइनस का 491.4। ठीक है, मैं समय की बचत के लिए करके रखा है तो 491.4 आएगा और उसके बाद में -32 को जब इधर लाएंगे तो ये आएगा प्लस का 32 और इक्वल्स टू एफ। तो 32 को उसमें से और घटा दीजिए तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 459.4। ठीक है, 459 और 459 जो आंसर आपका बोल रहा है वो आंसर है आपका बा 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आज का यहाँ पर विराम करेंगे 190 पर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बॉल पेन आधारित है। बॉल पेन देखते थे जिसमें जो स्याही है वो निब तक पहुंच रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपकी श्यानता है, चार्ल्स के नियम पर है, ससंजन बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 190 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका आ यानी श्यानता के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है बॉल पेन का सिद्धांत। ठीक है ना। ठीक है, आगे मिलते हैं 191 क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट श्रृंखला में बहुत ही जल्दी आपके साथ में मिलता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।